प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन बीए सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं अवधारणा में सबसे पहले पारंपरिक अवधारणा। ठीक है बच्चों, राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा, जैसे आपको बता चुके हैं हम, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यापक अवधारणा है और इसकी अवधारणा एक कहते हैं ना गत्यात्मक और परिवर्तनशील है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा जो है गति करती है। ठीक है, चलिए पारंपरिक अवधारणा। सबसे पहले पारंपरिक अवधारणा। ठीक है, पारंपरिक अवधारणा में क्या क्या जो है, यानी हम लोगों की परंपरा जो है राष्ट्रीय सुरक्षा को अभी तक कहाँ कहाँ हम लोग मानते थे, यानी हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, हमारे यहाँ क्या हर राष्ट्रों की परंपरा रही है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को पहले रखते थे जो हमारी परंपरा में शामिल थी। आधुनिक क्या है, नवीन क्या है, ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमारी पारंपरिक अवधारणा क्या थी इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे पहले माना जाता था ना कि हम लोग कहाँ सुरक्षित हैं, सीमाओं की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा करना। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हम लोगों की सुरक्षा जो थी सबसे पहले पारंपरिक अवधारणा में हम लोग पहले राज्य की संप्रभुता को वरीयता देते थे कि राज्य तभी सुरक्षित है जब हम अपने अंदर और बाहर के कार्यों को, अपने अंदर और बाहर के कार्यों को करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र हो। ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का दबाव ना तो बाहर का हो ना तो अंदर का हो। अंदर का मतलब समझते हैं बच्चों, अंदर का कार्य करने के लिए भी हम स्वतंत्र रहें और बाहर का कार्य भी करने के स्वतंत्र रहें। किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर। जो हम चाहें कर लें तो हम समझ लेंगे कि हम संप्रभु हैं। ठीक, दूसरा नंबर क्या है बच्चों, सीमाओं की सुरक्षा, यानी विस्तारवादी नीतियों से, पड़ोसियों की विस्तारवादी, भाई पड़ोसियों का विस्तार अगर होगा तो कहाँ होगा, अगर पड़ोसी अपनी विस्तारवादी नीति को अगर कार्यान्वित करेंगे तो हमारे राज्य में घुसते चले आएंगे या हमारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे। अगर हमारे राज्य पर अधिकार कर लेंगे तो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। ठीक है, पहला नंबर अपने अंदर के अंदर और बाहर के कार्यों में पूर्ण स्वतंत्र, और दूसरे नंबर पर है बच्चों सीमाओं की सुरक्षा, आर्डर अर्थात बॉर्डर पर, यानी हमारी सीमाओं, ज़्यादातर बच्चों बॉर्डर डिस्प्यूट ही होता है। भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा सुरक्षा, भारत चीन के बीच में सीमा सुरक्षा मैकमोहन रेखा, पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा, फर क्रीक रेखा। तो यही सारी चीज़ें सीमा रेखा, खास करके जो विवादों का जो कारण होता है राज्यों के बीच में वो सीमा रेखा ही होती है। क्योंकि जो विस्तारवादी राष्ट्र होते हैं वे कभी सीमाओं को महत्व देते ही नहीं, क्योंकि सीमाएं उनके लिए क्या है, उनके विस्तारवाद में बाधक है, इसलिए वो सीमा विवाद ही ज़्यादा प्रारंभ किए रहते हैं। देखिए चीन ने सीमा विवाद का नाम लेकर विवाद को क्या बोलते हैं उसमें कि तिब्बत पर अधिकार कर लिया, बोलता तिब्बत हमारा है। अब हमारे यहाँ कहता है सिक्किम हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है। अब उससे ये कहा जाए कि संपूर्ण भारत ही तुम्हारा है। तो कहने का मतलब बच्चों सीमाओं की सुरक्षा ये भी पारंपरिक अवधारणा के अंतर्गत थी। क्षेत्रीय अखंडता, राज्य का विभाजन ना हो, राज्य में जो गुटबाजी है, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब के आधार पर राष्ट्र खंडित ना हो, अर्थात क्षेत्रीय अखंडता बना रहे। अब ये राष्ट्र खंडित, राष्ट्र या क्षेत्र खंडन कब होता है, राष्ट्र की सरकारें जब कभी कभी भेदभाव की पूर्ण नीतियां अपनाती हैं, या फिर राष्ट्र की सरकारों के अंतर्गत जो जनता होती है वो जो है किसी न किसी मांग को लेकर ऐसा कर देती है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, या फिर ये मान के चलिए कि ये जब क्षेत्र की जनता जब विदेशी प्रायोजित होती है इसमें, तब ये लोग उल्टी सीधी मांग लेकर गवर्नमेंट को परेशान करते हैं और खंडित होने की धमकी देते हैं कि हम अलग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये पारंपरिक अवधारणा में
राज्य की संप्रभुता, सीमाओं की सुरक्षा, क्षेत्रीय अखंडता, आंतरिक शांति एवं उनकी सुरक्षा। राष्ट्र के अंदर शांति बनी रहे, किसी भी प्रकार दंगा फसाद विद्रोह जो कुछ भी है ये सब ना हो, अर्थात राष्ट्र की शांति जो है सुरक्षित रहे, शांति बनी रहे। ये हो गई पारंपरिक अवधारणा जो कि पहले की अवधारणा थी। खास करके इसमें बच्चों जो कुछ भी देखा जाए सब कुछ सैन्य शक्ति का विशेष महत्व है। ठीक, सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्र का कैरेक्टर या राष्ट्र का व्यवहार या राष्ट्र का नेतृत्व इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार हो सकता है। इसमें दो चीज़ें देखा जाए तो दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला नंबर, राष्ट्र का नेतृत्वकर्ता यानी सरकार हमारी कैसी है, क्योंकि सरकार पर ही डिपेंड है संप्रभुता, सरकार की शक्ति पर ही डिपेंड है सीमाओं की सुरक्षा अर्थात सेना पर, क्षेत्रीय अखंडता ये सरकार की नीतियों पर, आंतरिक शांति एवं सुरक्षा बच्चों ये दोनों सरकार की नीतियों और जो है राष्ट्रीय शक्ति यानी सैनिक शक्ति पर ही निर्भर है। ठीक, नेतृत्व और सैनिक शक्ति इसी पर ये संपूर्ण पारंपरिक अवधारणा निर्भर है। ठीक है बच्चों, अब आज हम पढ़ते हैं फिर से आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा ये जो है 1945 या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रारंभ हुई। आधुनिक अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये प्रारंभ हुआ। आधुनिक अवधारणा राज्य की सुरक्षा के साथ साथ अब राज्य की उत्तरजीविता का भी ध्यान दिया गया। ठीक है, अब राष्ट्रों द्वारा शांति की तलाश का प्रारंभ। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले बच्चों राष्ट्रों के बीच में इतने सारे युद्ध हुए हैं और द्वितीय विश्व युद्ध की ये महाभयंकर घटना हिरोशिमा और नागासाकी पर ये परमाणु बम का प्रयोग, इन सब के प्रयोग से राष्ट्र के प्रत्येक जागरूक नागरिक का ये कर्तव्य बन गया है या प्रत्येक राष्ट्र का ये कर्तव्य बन गया है कि अब अगर युद्ध हुआ तो उसमें संपूर्ण विनाश होना निश्चित है। इसलिए राष्ट्रों के द्वारा अब किसकी तलाश की गई? शांति की तलाश। ठीक है बच्चों, इसलिए कि पहले होता था एक राष्ट्र आक्रमण करता था तो दूसरे राष्ट्र का नुकसान होता था, लेकिन परमाणु बम जैसे राष्ट्र परमाणु बम, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम, फाइबर युद्ध, रासायनिक बम, केमिकल वेपन, ये सब ऐसे हथियार बन चुके हैं इससे किसी एक राष्ट्र का नुकसान नहीं है बच्चों। जिन राष्ट्र पर हमला किया जाएगा उसका नुकसान तो होगा ही, अपना भी नुकसान हो सकता है और जो है अड़ोस पड़ोस के अन्य राष्ट्रों का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इनका परमाणु बम यानी परमाणु अस्त्र, केमिकल वेपन, जैविक हथियार और जो है ये न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, ये सभी बम, इन सब का क्षेत्र जो है असीमित है। ये नहीं है कि जहाँ प्रयोग किया जाएगा केवल वहीं तक कार्य है, दाएं बाएं अगल बगल ये भी जो है कम से कम नहीं तो हमारे विचार से 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक को ये कवर करेगा। ठीक है बच्चों, वो भी उस राष्ट्र से हट कर पड़ोसी राज्यों में। ठीक है बच्चों, तो स्थिति क्या हुई? शांति की तलाश, और इसके लिए UNO संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1945 में। तो इसका मुख्य दायित्व है आने वाली संततियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, क्योंकि अब जो है जो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है इन महान दैत्याकार हथियारों से बचाना, ये इसके लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही अगर देखा जाए तो अभी तक किसी भी बड़े युद्ध को किसी भी बड़े युद्ध को, ठीक है बच्चों, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की देन है कि जो अभी तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, अब आगे क्या है? तेज व संतुलित विकास। अब राष्ट्र क्या कर रहे हैं? अपना विकास के लिए ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक, क्योंकि हथियारों के विकास में बच्चों देखा जाए तो इतना ज़्यादा पैसा लगता है हथियारों में कि उसके मुकाबले नागरिक विकास का कार्य जो है बहुत कम लगता है। ठीक है, उसमें इतना पैसा लग जाता है, उससे नागरिक विकास के कार्य जो है कई गुना हो सकते हैं। ठीक, अगला है शक्ति संतुलन का विकास। शक्तियों का संतुलन, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे शक्ति संतुलन के बारे में, यानी जब छोटे छोटे राष्ट्र मिलकर अपना संगठन बना लेते हैं,
तो शक्ति को एक प्रकार से एक दूसरे से, एक बड़े राष्ट्र के विरुद्ध दो राष्ट्र अगर मिल जाते हैं तो उसकी बराबरी करते हैं तो शक्ति संतुलित हो जाती है। ऐसे कोई भी राष्ट्र जो है अगर देखा जाए तो अपने आप को संतुलित नहीं रखना चाहता। सब चाहते हैं कि अपने शत्रु राष्ट्र से, अपने पड़ोसी राष्ट्र से ताकत में ज़्यादा ही हो, कम ना हो। ठीक है बच्चों, बराबर भी ना हो, ज़्यादा हो। ठीक, सामूहिक सुरक्षा का विकास, ये सभी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत बच्चों सामूहिक सुरक्षा का विकास है। यानी सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा इस बात में निहित है, इसकी मुख्य बातें इस बात पर ज़्यादा बल देती हैं कि एक राष्ट्र पर अगर आक्रमण किया जाए तो सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाए और सभी राष्ट्र मिलकर जिसने आक्रमण किया है उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करें। ये है सामूहिक सुरक्षा। ठीक है बच्चों, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में ये चीज़ शामिल है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में ये बात शामिल है सामूहिक सुरक्षा की। और शक्ति संतुलन की बात बच्चों, ये सैनिक संगठनों को निमंत्रण देता है, सैनिक संगठनों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए सामूहिक प्रतिरक्षा का विकास वही है बच्चों, जैसे सैन्य संगठन में बढ़ोतरी, जैसे नाटो, अमेरिकी गुट नाटो और सोवियत गुट वार्सा। इसके अतिरिक्त नाटो, वार्सा, सीटो, सेंटो, ये सभी क्या है? ये सब सैन्य संगठन है, सैन्य संगठन। तो सैन्य संगठनों की बढ़ोतरी, ये सामूहिक प्रतिरक्षा यानी किसी दूसरे राष्ट्र के मद्देनज़र इनका निर्माण किया गया। जैसे सोवियत गुट से भयभीत होकर अमेरिका ने नाटो का निर्माण किया, तो नाटो के बदले में सोवियत गुट ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। ठीक है बच्चों, ये है सैनिक संधियाँ। आगे है भयादोहन। परमाणु हथियारों के चलते हुए राष्ट्रों के बीच में जो चल रहा है वो है भयादोहन। बच्चों, डरा कर किसी कार्य को करा लेना ही भयादोहन कहलाता है, या डरा कर अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करा लेना वो भयादोहन है। ठीक, आज की स्थिति क्या है? जो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं वो किसी अन्य राष्ट्र से जिसके पास परमाणु बम नहीं है उसको धमकी देकर, परमाणु बम के प्रयोग की धमकी देकर, किसी प्रकार की धमकी देकर वो उसको दबाव में ला सकते हैं। और यही भयादोहन की ही वजह है कि अभी तक कोई युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, भयादोहन के ही चलते अभी तक बच्चों कोई युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि राष्ट्र परस्पर स्वयं ही भयभीत हैं। ऐसा नहीं है कि परमाणु हथियार जिसके पास है वो भयभीत नहीं है। परमाणु हथियार जिसके पास है वो भी उससे भयभीत है जिसके पास परमाणु हथियार है, और जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है वो परमाणु हथियार वालों से भयभीत है। ठीक है, तो कहने का मतलब भयभीत सभी हैं, इसलिए कि उन्हें मालूम है अगर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया तो सबका विनाश निश्चित है। इसमें कोई एक जो है ऐसा नहीं कोई बचेगा नहीं, सबका विनाश निश्चित है, कोई नहीं बचेगा। ठीक है बच्चों, इसके अतिरिक्त जो है शांति एवं सुरक्षा की तलाश के विकल्प भी सामने आ गए। ठीक, शांति एवं सुरक्षा के विकल्प सामने इसलिए आ गए कि जो परस्पर नुकसान का भय, परस्पर विनाश का भय। ठीक, सुरक्षा के विषय साधन एवं दायित्व का लगातार प्रसार हुआ है। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हर राष्ट्र जो है अपनी जिम्मेदारी मानते हुए, चाहे शक्तिशाली हो चाहे कमज़ोर, ठीक है, सुरक्षा के लिए जो है ज़्यादा राष्ट्र प्रयत्नशील रहते हैं। आज के समय में अगर किसी दो राष्ट्रों के बीच में अगर युद्ध चल रहा है तो उनसे दोनों महाशक्तियाँ जो हैं क्या करती हैं? पहले अपना हथियार बेचती हैं, जम के पैसा कमाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब कहते हैं ना बच्चों, जब जिस कारण जो है युद्ध हो रहा है उस कारण को ही समाप्त करते हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर युद्ध किन्हीं दो राष्ट्रों में हो रहा है तो ये महाशक्तियाँ परमाणु हथियार नहीं बेचेंगी, ये सिर्फ खास करके आधुनिक हथियारों को इनको दोनों बेचेंगी। एक एक राष्ट्र पकड़ लेते हैं, एक एक महाशक्ति, एक का दामन जो है सोवियत संघ पकड़ लेगा, दूसरे का दामन अमेरिका पकड़ लेगा। दोनों जम के जो है हथियार बेचेंगे, इनको कंगाल करेंगे। जब इनकी जो है संपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होगी ना, तो इनके जो सारा युद्ध का नफ़ा है खुद ही उतर जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब बाद में क्या होता है, यही दोनों प्रयास करते हैं इन दोनों युद्धरत राष्ट्रों के बीच में शांति कराने का, शांति समझौते कराने का। लेकिन वही है ना, जब संपूर्ण जो है अर्थव्यवस्था को खींच के कुछ बेच बाच के इनको कुछ कमज़ोर कर देते हैं, सारी नफ़ इनकी ढीली कर देते हैं ना, तब जो है इनके बीच शांति करवाते हैं, इनका भी फायदा हो जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी अपने स्थान पर बनी रहती है। युद्धरत राष्ट्रों के बीच में संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति सुलह कराई। ठीक है बच्चों, चलिए आज की स्थिति क्या है, यथार्थवादी और आदर्शवादी विचारधारा साथ साथ चल रही है। कहने का मतलब निहायत स्वार्थपूर्ण राजनीति भी नहीं है और आदर्शवादीता भी इस कदर नहीं है कि जिसके लिए अपने हितों को ही कुर्बान करना पड़े। दोनों साथ साथ, आदर्श भी यथार्थ भी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। नवीन अवधारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा की नवीन अवधारणा या गैर पारंपरिक अवधारणा इसे हम कह सकते हैं। 1990 के बाद प्रारंभ हुई। 1990 के बाद क्या प्रारंभ हुई बच्चों, अभी तक देखा जाए 1990 के बाद क्या हुआ कि दोनों महाशक्तियों के बीच में जो शीत युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया। दोनों के बीच में शीत युद्ध का स्थान किसने ले लिया, तनाव शैथिल्य या दितांत जिसको हम लोग बोलते हैं, तनाव शैथिल्य ने। ठीक है, कहने का मतलब 45 से लेकर 90 तक बच्चों देखा जाए तो 45 से लेकर 90 तक जो भी युद्ध नहीं हुए उनके बीच में क्या कर रहा था, शीत युद्ध तो था, राष्ट्रों के अलग अलग संगठन भी बने हुए थे, वो संगठनों का और पारस्परिक विनाश का जो भय था, इसके कारण किसी के बीच में परमाणु युद्ध नहीं हुए। ठीक है, नवीन अवधारणा में 1990 के बाद दोनों के राष्ट्रों के बीच में सोवियत संघ और जो है, हालांकि दोनों के बीच में 1970 के बाद से ही जो है थोड़ा सा वो शैथिल्यता आनी शुरू हो गई थी, लेकिन 90 के बाद 91 में ही सोवियत संघ 15 भागों में टूट गया था मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों से, जिसे ग्लासनोस्त और पेरिस